Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about removal of a chief minister of a state and governor's pleasure. What is floor test? And as you all know, at the end of session, we will discuss 3 prelims questions. One question is strictly framed on this topic and 2 questions are taken from UPSC PYQs. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। और जो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वो बेसिकली जो रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शंस के रिजल्ट रहे कि वहाँ पर जो विनिंग पार्टी थी वो बीजेपी रही और जो इलेक्शन आ रही वो टीएमसी। तो जो टीएमसी की चीफ थी यानी कि ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि वो जो है इस्तीफ़ा नहीं देंगी। हालांकि हम पॉलिटिकल टसल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम रिमूवल ऑफ ए चीफ मिनिस्टर को लेकर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, गवर्नर्स का क्या रोल है चीफ मिनिस्टर के रिमूवल को लेकर, और फ्लोर टेस्ट क्या होता है असेंबली के अंदर, उसको कब कॉल किया जाता, तो उससे रिलेटेड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें कि जो है रिलीवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं इसको लेकर, तो जो आर्टिकल 163 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू ऐड एंड एडवाइस गवर्नर, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ऐड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को, उसकी जो है आर्टिकल 163 बात करता। और आर्टिकल 164 की अगर हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, यानी कि जो आर्टिकल 164 है वो जो है उसमें गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और जो अदर मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर ही अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। तो वो जो है आर्टिकल 64 उसको जो है डिस्क्राइब करता। और आर्टिकल 172 क्या कहता है? आर्टिकल 170 टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका ड्यूरेशन कितना होगा उसकी जो बात करता है वो आर्टिकल 172 करता है। और आर्टिकल 174 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट टॉक्स अबाउट समनिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। एंड फाइनली आर्टिकल 356, इसको तो खैर सब जानते हैं। आर्टिकल 356 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जब भी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपरली वर्क ना करती हो तो फिर वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, यानी कि गवर्नर शासन। तो उसी को ही जो है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, गवर्नर शासन को ही। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे इससे रिलेटेड, यानी कि चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और जो है मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। और इंडिया जो है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो गवर्नर, यानी कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो गवर्नर होता। और इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है एक मॉडल को फॉलो करता है। अब अगर हम प्लेजर के मीनिंग की बात करें, गवर्नर के प्लेजर की मीनिंग की कि जो प्लेजर ऑफ गवर्नर क्या है, तो आर्टिकल 164 क्लोज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि जो मिनिस्टर है वो ऑफिस को होल्ड करता है गवर्नर के प्लेजर के टाइम में। तो लिटरल मीनिंग क्या रहेगा इसका? लिटरल मीनिंग तो अपीयर्स करता कि गवर्नर में डिसमिस सीएम, यानी कि अगर लिटरल अगर मीनिंग देखें इसका तो जो गवर्नर है वो सीएम को यानी कि चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग क्या है इसका? गवर्नर्स जो प्लेजर है वो पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं है, ना ही कोई आर्बिट्रेरी पावर है, और ये लेजिस्लेटिव, इट इज सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव मेजोरिटी। सीएम रिमेन्स इन ऑफिस, सीएम कब तक ऑफिस में रह सकता है? ओनली वाइल इंजॉइंग असेंबली कॉन्फिडेंस, जब तक जो है असेंबली का कॉन्फिडेंस है तब तक जो है सीएम ऑफिस में रह सकता है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है इसको लेकर किस तरह की डिबेट रही थी, तो एक कंसर्न रेज किया गया था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर हुआ करते थे मोहम्मद इस्माइल खान,
उन्होंने ये कंसर्न रेज किया, जो सजेस्टेड किया, उन्होंने सजेशन दिया कि जो ड्यूरिंग प्लेजर वर्ड है उसको, यानी कि जो ड्यूरिंग प्लेजर है उसको रिप्लेस किया कर दिया जाए विथ सो लॉन्ग एज दे एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उसमें उनके जो ड्यूरिंग प्लेजर वर्ड हटाकर जो है उसमें ये ऐड किया जाए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कब तक जो है एंजॉय कर सकते हैं कॉन्फिडेंस, जब तक कि एंजॉय कर सकते हैं जबकि कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। और रीजन क्या था? रीजन दिया था कि जो टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी गवर्नेटोरियल रिमूवल, यानी कि एक आर्बिट्रेरी जो है रिमूवल ना हो, उसको रोकने के लिए ये एक रीजन दिया था। ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के टाइम हुआ था। अब इसको लेकर जो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या कहना था, उनका क्या क्लेरिफिकेशन था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्लेरिफाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनहेरेंटली रिक्वायर्स मेजोरिटी कॉन्फिडेंस, एक्सप्लिसिट वर्डिंग अननेसेसरी बिकॉज, जो एक्सप्लिसिट वर्डिंग है वो अननेसेसरी है बिकॉज वेस्टमिंस्टर मॉडल कॉन्स्टिट्यूट फॉलो सेम कन्वेंशन। वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या, यानी कि जिसमें स्टेट ऑफ द हेड जो है और जो ना हेड ऑफ द स्टेट और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हम फॉलो करते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल को, ये ब्रिटिशर्स की देन है। तो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कि गवर्नर कैन नॉट रिमूव ए CM एंजॉइंग मेजोरिटी सपोर्ट, यानी कि जो गवर्नर है वो रिमूव नहीं कर सकता जब तक CM जो है मेजोरिटी सपोर्ट को एंजॉय करता है। और इट रिक्वायर फ्लोर टेस्ट इफ मेजोरिटी डाउटफुल। अब अगर मान लीजिए मेजोरिटी डाउटफुल में है CM की, यानी कि चीफ मिनिस्टर की, तो फिर जो है फ्लोर टेस्ट के लिए गवर्नर जो है कॉल कर सकता है। हम फ्लोर टेस्ट को लेटर ऑन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया। तो और की जुडिशियल प्रिंसिपल क्या था, गवर्नर एक्ट्स प्राइमरीली ऑन आइड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो गवर्नर किस तरह से एक्ट करेगा, आइड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इम्पोर्टेंट केस की अगर बात करें तो AG प्रेरीवालन वर्सेस स्टेट थ्रू सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि गवर्नर जो है, गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, गवर्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। गवर्नर ऑफन शॉर्ट हैंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नर जो है वो एक शॉर्ट हैंड है फॉर स्टेट गवर्नमेंट। डिस्क्रिशन इज लिमिटेड, यानी कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशन है, यानी कि उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, वो लिमिटेड है। और जो ब्रॉडर जुडिशियल ट्रेंड क्या रहा, कोर्ट ने डिस्करेज कर दिया पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस को और आर्बिट्रेरी डिसमिसल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट को। अब अगर हम फ्लोर टेस्ट की बात करें, व्हाट इज फ्लोर टेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, तो फ्लोर टेस्ट क्या होता, अ प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर CM एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट इन असेंबली, यानी कि एक प्रोसेस होता है CM की मेजोरिटी को टेस्ट करने का कि वो असेंबली के अंदर उसको एंजॉय करेगा कि नहीं करेगा। और ये कंडक्टेड, यानी इट इज़ कंडक्टेड व्हेन मेजोरिटी डाउटफुल, यानी कि उस CM की मेजोरिटी डाउटफुल में हो, कोलिशन ब्रेक कर गया हो, डिफेक्शन अकर हुआ हो, या फिर राइवल क्लेम्स इमर्ज हुए हो। और इसका जो है वो रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट रहता है इसका, यानी कि अगर आउटकम्स की बात करें तो जो अगर मेजोरिटी प्रूव्ड हो जाती है इसमें फ्लोर टेस्ट में, तो गवर्नमेंट सर्वाइव्स कर जाएगी। अदरवाइज अगर मेजोरिटी लॉस्ट होती है तो फिर CM को जो है वो रिजाइन करना पड़ता है। अब ऐसे में गवर्नर का क्या रोल रहता है ड्यूरिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, अगर कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो फिर ऐसे में गवर्नर का क्या रोल रहता है, गवर्नर किस तरह से रोल प्ले करता है। तो गवर्नर में आस्क CM टू प्रूव मेजोरिटी, यानी कि गवर्नर CM से पूछ सकता है कि आपको मेजोरिटी प्रूव करनी चाहिए। सम्मन कर सकता है असेंबली को फ्लोर टेस्ट के लिए। इनवाइट ऑल्टरनेटिव लीडर इफ गवर्नमेंट फॉल्स, अगर गवर्नमेंट फॉल करती है तो फिर वो ऑल्टरनेटिव लीडर्स को कॉल करेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। हालांकि गवर्नर कैन नॉट डिसाइड मेजोरिटी सब्जेक्टिवली,
सब्जेक्टिवली जो है गवर्नर मेजोरिटी को नहीं डिसाइड कर सकता, डिसमिस भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट को विदाउट फ्लोर टेस्ट, यानी कि बिना फ्लोर टेस्ट के गवर्नमेंट को डिसमिस भी नहीं कर सकता। जुडिशियल पोजीशन क्या है? फ्लोर ऑफ द हाउस जो है एक ओनली लेजिटिमेट टेस्ट है मेजोरिटी प्रूव करने का, यानी कि फ्लोर टेस्ट जो है वही एक लेजिटिमेट टेस्ट है मेजोरिटी प्रूव करने का। यही जुडिशियल पोजीशन है। व्हाट हैपन्स आफ्टर असेंबली टेन्योर एंड्स? क्या होता है जब असेंबली का टेन्योर खत्म हो जाता है? तो इसमें आर्टिकल 172 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली कहता है असेंबली ड्यूरेशन 5 इयर्स फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, यानी कि जो असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है तब से ही ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है और 5 इयर्स तक जो है वो रहता है, अनलेस सूनर डिजोल्व, और उसके बाद जो है वो डिजोल्व हो जाती है असेंबली। और इसके कंसीक्वेंस क्या, इस एक्सपायरी यानी कि जब ये एक्सपायर कर जाता है ये टाइम, ये ड्यूरेशन, तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं? असेंबली ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है। सीएम इफेक्टिवली सीजेस कॉन्स्टिट्यूशनली, और जो सीएम है वो इफेक्टिवली सीज कर देता कॉन्स्टिट्यूशनली को। केयर टेकर अरेंजमेंट में कंटेन, और जो केयर टेकर अरेंजमेंट है यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो केयर टेकर की तरह काम करेगा जब तक कि न्यू असेंबली ना बन जाए और न्यू सीएम जो है एक तरह से ओथ ना ले ले। तो इसमें ये जो है आर्टिकल 172 कहता है असेंबली के ड्यूरेशन के बारे में। अब अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव की बात करें कि मान लीजिए जैसे कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में देखने को मिला, अब अगर मान लीजिए टीएमसी को लगता है कि जो इलेक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं, कोई उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर उस गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन हो सकता है? वो किस तरह से चैलेंज कर सकती है इलेक्शन रिजल्ट्स को? तो लीगल रिमेडीज़ किस तरह की अवेलेबल है? तो लीगल रिमेडीज़ अवेलेबल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लीगल रिमेडीज़ अवेलेबल है उस गवर्नमेंट के लिए जिस गवर्नमेंट को लगता है कि इलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिपेंसी रही है इलेक्शंस में, तो फिर वो क्या कर सकते हैं? वो इलेक्शन पेटिशन फाइल कर सकते हैं विद इन 45 डेज ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट, यानी कि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो हाई कोर्ट के अंदर वो गवर्नमेंट पेटिशन फाइल कर सकती है। और ग्राउंड्स क्या रहेगा? ग्राउंड्स रहेगा करप्ट प्रैक्टिसेस, improper acceptance या rejection of nomination, electoral irregularities, non-compliance with statutory provisions। और इसमें रिट पिटीशन का भी ऑप्शन होता है उस गवर्नमेंट के पास में। तो रिट पिटीशन जो है कब फाइल की जाती है? व्हेन वेयर फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड, इलेक्टोरल प्रोसेस इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस की जो इंटीग्रिटी है या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो या फिर फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हुई हो, तब जो है रिट पिटीशन भी फाइल की जा सकती है उस गवर्नमेंट के द्वारा जिस गवर्नमेंट को लगता है कि इलेक्शंस जो है इलेक्शन में किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी रही है। अब अगर हम कंक्लूड करें अपने टॉपिक को तो कंक्लूजन क्या रहेगा? कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है एंड गवर्नेंस टेक अवे क्या है? तो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या हैं? गवर्नर्स प्लेजर इज नॉट एब्सोल्यूट प्लेजर, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट है। गवर्नर को लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर देखने को मिलता है प्रीलिम्स में, और मोस्ट पॉसिबली जो कमिंग प्रीलिम्स है इसमें भी गवर्नर को लेकर एक दो क्वेश्चंस देखने को मिले। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि गवर्नर्स का जो प्लेजर है वो एब्सोल्यूट प्लेजर नहीं है। इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रियल लेजिटिमेसी फ्लोज फ्रॉम असेंबली मेजोरिटी। फ्लोर टेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू डिटरमाइन कॉन्फिडेंस, यानी कि जो किसी भी गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस डिटरमाइन करने के लिए फ्लोर टेस्ट ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है। गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, और गवर्नर को जो है मैंडेटरी है ये कि उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में जो है एक्ट करना चाहिए। और गवर्नेंस टेक अवे की बात करें तो हेल्दी फेडरलिज्म रिक्वायर्स, हेल्दी फेडरलिज्म क्या रिक्वायर्स करता है? इट रिक्वायर्स न्यूट्रल गवर्नर्स, रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक मैंडेट एंड जुडिशियल गाइडेड
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और अब अगर हम कंक्लूड करें अपने टॉपिक को, अगर इसको वाइंड अप करें तो हम एक स्टेटमेंट के साथ इसको वाइंड अप करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स नॉट मेयरली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट बट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस एंड रेस्ट्रेंट। इस पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी की। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पर फ्रेम किया गया। हम क्वेश्चन रीड करते हैं, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, फिर उनको वन बाई वन रीड करते हैं, फिर उनका आंसर करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया? विथ रिफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा? द एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर इन आर्टिकल 164 implies absolute discretion ऑफ द गवर्नर इन डिसमिसिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अपने टॉपिक में कि गवर्नर्स के पास प्लेजर तो होता है बट एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन नहीं होता है। प्लेजर यानी कि एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन नहीं होता है गवर्नर के पास में। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। सेकंड में क्या कहा गया? द गवर्नर मे रिक्वायर अ चीफ मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी ऑन द floor of the house where objective material raised doubt regarding majority support. Yes, this statement is correct. और करेक्ट क्यों है? जब भी गवर्नर को डाउटफुल लगता है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी की डाउट लगता है तो फिर वो फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल कर सकता है, और वही एकमात्र तरीका है मेजोरिटी को प्रूव करने का। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम अपना थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली states that the Council of Ministers shall remain in office only so long as it enjoys the confidence of Legislative Assembly। क्या ये जो है Council of Ministers shall remain in office only as long as enjoy the confidence of Legislative Assembly, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक्सप्रेसली स्टेट्स किया गया है? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन है, यानी कि नहीं एक्सप्रेसली मेंशन किया गया, जैसे कि हमने अपने डिस्कस किया, जैसा कि इंटरप्रिटेशन था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। सो स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। अब पूछा क्या गया? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि ऊपर कौन से स्टेटमेंट सही हैं? स्टेटमेंट हमारा सेकंड सही है, 1 और 3 रॉन्ग है, तो फिर हमारा आंसर जो हो जाएगा ट्रू ओनली हो जाएगा। और वैसे भी अगर देखें हम आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन टेक्निक भी आनी चाहिए। एलिमिनेशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चंस को करेक्ट करने में। मान लीजिए ऑप्शंस देखते हैं आप, तो इन ऑप्शंस में इसमें 3 है, ये तीसरा स्टेटमेंट इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगर तीसरे स्टेटमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा भी कंफर्मेशन हो जाए कि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो फिर जो है आपको क्लियरली ये पता लग जाता कि आपका आंसर ए करेक्ट हो जाता। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन किस तरह से कब यूज़ करना है। तो चलिए अपना सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछा है और इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फ्रेम किया है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछे गए थे, हमने एक स्टेटमेंट्स को और ऐड किया है इसमें, और क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया? विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज इन द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स हैं, हम 1 बाई 1 रीड करते हैं, फिर उनका आंसर करते हैं। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिजर ऑफिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि जो आर्टिकल 361 क्लोज 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली कहता है कि जो गवर्नर है स्टेट का, वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट के लिए अपनी एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ के लिए।
तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब हम सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और या कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि रॉन्ग है? यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती गवर्नर के खिलाफ जब तक वो अपनी टर्म ऑफ ऑफिस में है, और इसको प्रोटेक्ट करता यही आर्टिकल सेम है। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को आर्टिकल 361 पे ही पूछा गया। तो आर्टिकल 361 क्लोज 2 जो है वो क्लियरली जो है प्रोटेक्ट करता है गवर्नर, मतलब एक तरह से गवर्नर के खिलाफ किसी भी तरह की प्रोसीडिंग्स को। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लायबल नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग्स के लिए जो भी उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यानी कि इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस, यानी कि जो भी हाउस के अंदर उन्होंने कहा तो उसके लिए क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। अंडर आर्टिकल 164 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोटेक्ट करता है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स को, उन्होंने जो भी विद इन द हाउस कहा है उनको जो है वो लायबल नहीं है किसी भी प्रोसीडिंग के लिए किसी भी कोर्ट के अंदर। सो स्टेटमेंट थर्ड इज आल्सो करेक्ट। अब हम अपना स्टेटमेंट फोर्थ रीड करते हैं। फोर्थ में क्या गया? सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स डन इन पर्सनल कैपेसिटी कैन बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस ओनली आफ्टर गिविंग 2 months प्रायर नोटिस। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। और इसको जो है यानी कि जो गवर्नर्स के सिविल प्रोसीडिंग जो है गवर्नर के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीड की जा सकती हैं, बट उसमें 2 months पहले जो है नोटिस देना होता है। और इसको जो है आर्टिकल 361 का ही क्लोज 4 जो है वो कहता है। सो यहाँ पर जो है चारों के चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए। तो हम क्वेश्चन में क्या कहा गया? हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं चारों के चारों? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ऑल दी 4। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और फिर उसका आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पहले पूछा है। हालांकि ये क्वेश्चन तो इजियर साइड जाएगा, बट कोई भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यूपीएससी में इतना इजी नहीं होता। कभी कभी सिले मिस्टेक से भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये इजी ज़रूर है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए प्रोविजन मेड इन दी, यानी कि प्रोटेक्ट टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इस प्रोविज़न को जो है किस में रखा गया है? यानी कि ये प्रोविज़न किस में है? प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, या फिर फंडामेंटल राइट्स में है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है? तो प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। इस प्रोविज़न को जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, यानी कि पार्ट 4 थे और आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4 थे। इसी में जो है ये एक प्रोविज़न यानी कि एक ये ड्यूटी भी जो है रखी गई थी कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये एक प्रोविज़न भी ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो फिर यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये प्रोविज़न जो लिया गया ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से लिया गया, यानी कि आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।